एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये एक ब्लैक डे है, क्योंकि इस दिन एक ऐसी बिल्डिंग को गिराया गया है जो बिल्डिंग अप्रूव थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं ट्विन टावर की। वो ट्विन टावर जो करीबन 700 करोड़ में बनाया गया था और सिर्फ 9 सेकंड के अंदर में उसे ढा दिया गया। आज सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे ट्विन टावर ट्रेंड में चल रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि ट्विन टावर आखिर क्यों टूटा, कौन थे इस ट्विन टावर को तोड़ने के पीछे, आखिर किसका हाथ था, किसकी गलती थी जो ट्विन टावर तोड़ दिया गया। क्या उन अथॉरिटीज की गलती थी जिन्होंने अप्रूवल लिया या दिया, या उन चंद लोगों की थी जो चाहते थे कि ट्विन टावर टूट जाए। तो इसी बात को आज जानने के लिए हम सुपरटेक के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर सुपरटेक के चेयरमैन हैं आर.के. अरोड़ा जी। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारा आपका हमारे चैनल पर नेशनल खबर पे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि सुपरटेक जो 40 साल से जो है इतना बड़ा नाम है, ट्विन टावर तोड़ दिया गया, आप स्टेब्लिश थे करीबन 40 साल से, और ट्विन टावर टूटा, इसके पीछे क्या आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लिया था? देखिए, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि जब हम लोग कोई बिल्डिंग प्लान करते हैं या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो उसके लिए एक लैंड लेनी होती है। तो सबसे पहले हमने लैंड गवर्नमेंट से लिया, नोएडा अथॉरिटी से लिया 2005 में, और फिर इसके ऊपर एक बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, नियम अनुसार उसके ऊपर प्लान पास कराए, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पास कराया, और उसको 2 फेस में प्लान किया। एक फेस था 15 टावर और दूसरा फेस था 2 टावर, जिसको हम ट्विन टावर के कहते हैं। तो 15 टावर हम लोगों ने करीब 4 साल के अंदर, मतलब 2005 से शुरू करके 2009 में डिलीवर कर दिया, और ट्विन टावर का हमने कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू किया। तो ये मैं बिल्कुल इस पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्विन टावर का निर्माण एज पर द बिल्डिंग रेगुलेशंस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ नोएडा अथॉरिटी किया गया है, उसके अंदर कोई वायलेशन नहीं था। सर, आपने कहा कि अप्रूवल्स पहले से मतलब लिए गए थे, तो मतलब इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? किसको देखते हैं, आपकी गलती किसकी है? देखिए, क्या है कि जैसे मैं भी ने बताया कि इसको 2 फेस में हमने प्लान किया था। पहले फेस का डिलीवरी हमने 2009 में दे दिया, उसके बाद जो सेकंड फेस का डिलीवरी देना था तो 2009 में उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद हमने 2014 तक बिल्डिंग बनाकर पूरा कर दिया। इन द मीन टाइम जो हमारे 15 टावर के होम बायर थे वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पिटीशन लगाया कि जो 2 टावर सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे हैं उसमें हमारा कंसेंट नहीं लिया गया। तो कंसेंट लेने का जो रूल था अथॉरिटी में उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं था, इसी वजह से किसी भी बिल्डिंग के अंदर वो कंसेंट का रूल एप्लीकेबल नहीं होता था। तो उसी ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट ने उसको तोड़ने का आदेश दिया। सर, अप्रूवल जो है आपने जो लिया था वो अप्रूवल किससे लिया जाता है, आप ये प्लीज़ बताइए हमें। देखिए, ऐसा होता है जब कोई हम बिल्डिंग प्लान करते हैं या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं तो हम अपने मैप के अप्रूवल के लिए नोएडा अथॉरिटी के अंदर हम प्लान सबमिट करते हैं, और नोएडा अथॉरिटी बहुत सारी एनओसी, जैसे स्ट्रक्चर की एनओसी होती है, फायर की एनओसी होती है, पोल्यूशन की एनओसी होती है, एनवायरनमेंट की एनओसी होती है, एयरपोर्ट की एनओसी होती है, बहुत सारी एनओसी हमको क्लब करनी होती है। तो सारी एनओसी क्लब करने के बाद फिर नोएडा अथॉरिटी उसको बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन देती है। तो हम लोगों ने परमिशन लेने के बाद ही ट्विन टावर का निर्माण चालू किया। अच्छा सर, ट्विन टावर को गिराने के पीछे जो है एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि उसकी हाइट, तो वो अप्रूव्ड नहीं थी अथॉरिटीज से कि किस हाइट तक बनेगी। जैसे कहा जा रहा है कि वो 40 मंजिल की थी, तो क्या हाइट उसकी अप्रूव्ड नहीं थी? देखिए, बिल्डिंग प्लान पूरी तरह से अप्रूव था, 100% अप्रूव था, उसके अंदर किसी तरह का वायलेशन नहीं था। केवल एक डिस्कनेक्ट था कि जो अपार्टमेंट एक्ट का वायलेशन, तो जो हाई कोर्ट ने भी माना कि अपार्टमेंट एक्ट का वायलेशन हुआ है, बट जो मैंने अभी बताया कि अपार्टमेंट एक्ट के केस में जो एग्जिस्टिंग अलॉटीज का कंसेंट लेने का प्रोविजन था वो अथॉरिटी में लागू नहीं था, वो 2014 के अंदर वो लागू किया गया। तो केवल उसी ग्राउंड के ऊपर
कोई अप्रूवल के ग्राउंड के ऊपर तोड़ने का आदेश नहीं दिया, ये दिया है कि अपार्टमेंट एक्ट के का वायलेशन कर दिया, विच वाज नॉट एप्लीकेबल एट दैट टाइम। तो ये कहना गलत है कि इसके अंदर किसी तरह की अप्रूवल नहीं थी, ये 100% अप्रूव प्रोजेक्ट था। लेकिन तोड़ने का एक ही रीजन था कि जो एग्जिस्टिंग अलॉटी की कंसेंट लेनी होती है बिफोर द रिवीजन ऑफ बिल्डिंग प्लान, वो कोर्ट ने माना कि अथॉरिटी ने, मतलब नोएडा अथॉरिटी ने वो कंसेंट नहीं ली। एज फार एज द डेवलपर इज कंसर्न, एज फार द सुपरटेक इज कंसर्न, सुपरटेक ने अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन एज पर बिल्डिंग बायलॉज की है। एक चीज़, जब बिल्डिंग गिरी सर, तो उस वक्त में उसके आसपास में बहुत सारी बिल्डिंग्स अलग अलग भी थी, तो वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है उन बिल्डिंग्स को? देखिए ऐसा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बिल्डिंग तोड़ने का आदेश दे दिया तो हम लोगों ने एक एक्सपर्ट एजेंसी को अपॉइंट किया कि एक्सपर्ट एजेंसी उस बिल्डिंग को गिराएगी और सेफली गिराएगी। तो उसका खर्चा, उसके तोड़ने का खर्चा जो होगा वो भी हमने बियर किया है। प्लस उसके अलावा जो CBRI को उन्होंने अपॉइंट किया था कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज के लिए CBRI को उन्होंने अपॉइंट किया, तो उसका खर्चा भी हमने बियर किया। तो ऐसी एजेंसी जो एक्सपर्टाइज थी, हम उसको बोर्ड पर लेके आए और लगभग 17.5 करोड़ रुपए हमने उसके कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल किए। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशंस थी कि जो बिल्डिंग जब गिरेगी तो एडजॉइनिंग एरिया के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आसपास की बिल्डिंगों के ऊपर जब वो गिरी है, मतलब एक मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले का सब आशीर्वाद रहा कि आसपास की बिल्डिंगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, सारी बिल्डिंगें सेफ हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है सर कि जब आपने कहा कि आपने अप्रूवल ले लिए थे हर चीज़ के, तो वो अप्रूवल कब लिए गए थे और किससे लिए गए थे? देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि 2009 में इसको बिल्डिंग को, कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले सारे अप्रूवल ले लिए गए थे और नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये अप्रूवल दिए गए थे। अच्छा। और कौन से ईयर में? 2009 में। तभी से ये केस भी चल रहा है, 2009 से ही चल रहा है ये केस। तो जैसे मतलब सुपरटेक को की अब इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ा है इस बिल्डिंग के टूटने के बाद से? देखिए हम लोग लगभग 40 सालों से इस धंधे में काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में हम 40 साल से हैं, लगभग 70,000 लोगों को डिलीवरी हम दे चुके हैं। तो एक लोगों का ट्रस्ट रहा हमारे ऊपर कि बिल्डिंग का डिलीवरी होगा, कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। तो आज उस ट्रस्ट की बदौलत आज हम इस लेवल पर हैं कि 70,000 कस्टमर आज हमारे साथ हैं। उसके अलावा जो हमारे लगभग 20,000 कस्टमर और हैं जिनको हम पोजीशन देंगे और आने वाले 2 साल के अंदर उसको पूरा करेंगे। इसकी तोड़ने की वजह से या इस जजमेंट की वजह से हमारे किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। सारे प्रोजेक्ट टाइमली पूरे किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसको हमने कंप्लेंस किया, हमने अपने आप ही बिल्डिंग को बनाया और अपने आप ही बिल्डिंग को हमको तोड़ना पड़ा। ये हमारा बैड लक रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारे किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर डिलीवरी का सवाल है, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और सारे प्रोजेक्ट टाइमली पूरे करे जाएंगे। सर, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग, समय, पैसा, सारी चीज़ें लगती है और सुपरटेक आज के टाइम पे 40 सालों से एक वेल स्टेब्लिश कंपनी है जो कि 3 दशकों से ज़्यादा समय से अनस्किल्ड लेबर्स को जो है उनका रोज़गार दे रही है, उनकी फैमिलीज़ को चला रही है। तो जो ये ट्विन टावर गिरा है, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? इस मामले को आप रियल स्टेट पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए हम लोग पिछले 40 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि लगभग 50,000 लोग हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड, हमारी एम्प्लॉयमेंट, जिनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है। और लगभग 70,000 होम बायर जो हमारे अपने बायर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक उनके विश्वास की बदौलत आज हम ये इस तरह का यहाँ तक बिजनेस कर रहे हैं। अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना, उनके रोजी रोटी को चलाना, अपने अनस्किल्ड मैन पावर, जिसको ऐसा सेक्टर है हमारा कि जिसको कहीं काम नहीं मिलता है, मतलब यू सी दिस अनस्किल्ड मैन पावर,
या जो है मैं बात करूँगा माइग्रेंट वर्कर्स, जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसको कहाँ लगाया जाए, उनको रोज़गार देना, इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़गार उनको मिला। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए कि एक अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। जब कोई बिल्डिंग अप्रूव होती है तो उसके बाद ही इसमें बैंक फाइनेंस होता है। जब अप्रूव्ड बिल्डिंग होती है उसके बाद ही उसमें होम बायर आता है, उसको भी लोन मिलता है। तो आज उस डिमोलिशन की वजह से एक तरह से अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट लोगों का हुआ है कि लोग अब एक बार अप्रूव्ड बिल्डिंग में कैसे पैसा डालेंगे, बैंक कैसे फाइनेंस करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमारे लिए भी, या रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि अब इसके बाद लोगों का ट्रस्ट कैसे मेंटेन होगा, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन जहाँ तक हम सुपरटेक की बात करते हैं, मेरे साथ आज 70,000 होम बायर हैं, उनका विश्वास है, उनके विश्वास की बदौलत हम आगे बढ़ेंगे और लगभग 20,000 होम बायर जिनको पोजीशन देना है उनको हम टाइमली पोजीशन देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, एक बिल्डर लॉबी होती है जहाँ आपकी खुद की वो होती है, एक सोसाइटी होती है, तो वहाँ से आपको क्या फीडबैक्स मिल रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इस डिमोलिशन का पीछे एक RWA का कोई अपना एक इंटरेस्ट रहा है। उनकी वजह से उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने बोला कि हमसे कंसेंट नहीं ली गई, तो जबकि ऐसा कोई प्रोविज़न नियम में नहीं था, ऐसा कोई नियम नहीं था नोएडा अथॉरिटी का कि उनके कंसेंट लिया जाना। लेकिन जहाँ तक हमारे इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये एक ब्लैक डे है, क्योंकि इस दिन एक ऐसी बिल्डिंग को गिराया गया है जो बिल्डिंग अप्रूव थी। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो ऐसी इंडस्ट्री, जैसे कि मैं बात करता हूँ हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो लगभग 7 से 8% का जीडीपी में ग्रोथ देती है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है 7 से 8% का, लगभग 250 इंडस्ट्री इस सेक्टर से जुड़ के चलती हैं और एक ऐसे लोगों को रोजगार देती है जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, जिन लोगों के पास जो है एक्सपर्टाइज नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा दूसरा सेक्टर ये रियल एस्टेट सेक्टर है। तो एक तरह से हमारी जो रियल एस्टेट बॉडी है वो भी एक तरह से आज इस जजमेंट को डीपली अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जो है रिपीट डिसीजन दोबारा ना हो। सर, ये सारी चीज़ें आपने हमें बता दी, लेकिन मेरा सवाल यही है, कमी कहाँ रह गई? ये सारी चीज़ें आपने बोला अप्रूवल ले लिया, हर चीज़ कर ली, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कहाँ पे आखिर? देखिए, ऐसा था कि अप्रूवल के बाद हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते समय कुछ चंद लोग हमारे खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में उन्होंने हमारे खिलाफ एक तरह से गलत तरीके से बायलॉज को ट्विस्ट करते हुए और पिक प्रेजेंटेशन दिया। जहाँ तक कमी का सवाल है, देखिए हम लोग एक ना अपने एक जो उन्होंने हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया था उसका एक प्रेजेंटेशन हमने दिया, हमने अपने केस को सही तरह से पुटअप किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने अपने केस को स्ट्रांगली पुटअप नहीं किया, अपने केस को सही तरह से ब्रीफ नहीं किया, या उन सब बायलॉज को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिस बायलॉज की तरफ से बिल्डिंग बनी थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जजमेंट हमारे खिलाफ आया। सर, एक शब्द हम सुनते हैं FAR, तो FAR खरीदने की पॉलिसी क्या होती है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा था 2009 में जब हम लोगों ने इस बिल्डिंग को अप्रूव कराया तो उस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट ने एक FAR खरीदने की पॉलिसी दी। मतलब उसमें यह था कि ऐसे कोई डेवलपर कोई एक्स्ट्रा एरिया बनाना चाहते हैं बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द जो हमारे अलॉटमेंट की लिमिट होती है उसमें 1.5 FAR था। उससे ऊपर कोई अगर बनाना चाहते हैं तो उस FAR का कॉस्ट, उस FAR का पैसा जो है हमको नोएडा अथॉरिटी में जमा करना पड़ेगा।
तो एक ऐसी पॉलिसी 2009 में आई थी, उस पॉलिसी वो आज की डेट में भी प्रीवेल करती है, वो रूल आज की डेट में भी प्रीवेल करता है। तो हम लोगों ने भी 2009 में परचेजेबल एफआईआर का पैसा दिया और उसको उसके डिपॉजिट करने के बाद ही हमारी बिल्डिंग्स की अप्रूवल कराई गई थी। इसको परचेजेबल एफआईआर पॉलिसी कहते हैं। सर, जो ट्विन टावर टूटा है तो वहाँ पर कुछ बायर्स जो होंगे तो उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या वो आपने वापस कर दिया या वो फंड वापस कर दिया गया या अभी बाकी है करना? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दिया था कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, तोड़ने का खर्चा भी सुपरटेक को बियर करना होगा। अच्छा। वो हम लोगों ने बियर किया। उसके अलावा जो उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज का था उसका खर्चा भी हमको बियर करना पड़ेगा। CBRI को हम लोगों ने वो पैसा भी हमने दिया। और उसके अलावा जो RWA है, जो लोग हमारे खिलाफ रिट में गए थे, जिनकी वजह से जजमेंट पास हुआ है, तो उनको भी 2 करोड़ का कंपनसेशन वो भी हमने पे किया। जहाँ तक होम बायर का सवाल है, जो ट्विन टावर में जो होम बायर थे उनको विद इंटरेस्ट उनका पैसा रिफंड कर दिया गया है। तो आज उस टावर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी आज हमारे ऊपर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने FAR भी परचेज़ की थी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में भी आपने फ़ी पे की, पैसे लगाए, उसके डेमोलिशन में भी आपने पैसे लगाए, तो ये जो सारी चीज़ों में आपने फ़ंड लगाया है तो उसकी रिकवरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपके हाथ में फिर कुछ बचा नहीं, आपने पैसे दिए हैं हर चीज़ के, तो आप उसकी रिकवरी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोगों ने जो इसका अप्रूवल लिया वो एज पर दी बिल्डिंग रेगुलेशंस लिया और अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट थी पैसा जमा करने की, रूल के मुताबिक उतना पैसा जमा किया। मतलब मैं कहूँगा 25 करोड़ रुपए कर लगभग हम लोग 2009 में FAR के लिए दिए थे। 30 करोड़ रुपए के आसपास की हमारी लैंड थी। लगभग हमारा 300 करोड़ रुपए के आसपास जो हमारा कंस्ट्रक्शन में लगा। 200 करोड़ रुपए के आसपास ने होम बायर को इंटरेस्ट पे किया और लगभग 40-50 करोड़ रुपए अभी हमारे तोड़ने के अंदर, प्लस मलबा रिमूवल के अंदर, प्लस अदर एक्सपेंडिचर जो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वो सारे के सारे पैसे हमने एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर दिए। बट चूंकि हमारा ये प्रोजेक्ट ड्यूली अप्रूव्ड था, अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत था, तो डेफिनेटली वी आर प्लानिंग कि हम अपने सारे क्लेम को लेकर अथॉरिटी के पास जाएंगे और अथॉरिटी से अपने क्लेम की डिमांड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा और इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमें समझाया कि आखिर ट्विन टावर के पीछे, टूटने के पीछे आखिर राज क्या था। तो ये थे सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोरा जी। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपके दिमाग में और क्या सवाल आते हैं जो आप चाहते हैं कि हम RK अरोरा जी से पूछें। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।